नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हेलो क्लास टेंथ, आई होप बच्चे तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर मैंने चलाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सेकंड चैप्टर की डिमांड आ चुकी थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब सेकंड पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब मैंने लिया। अब क्या हुआ, लाइट रेज इस मीडियम से इस मीडियम की तरफ को ट्रेवल कर रही है। अब तुम्हें कुछ मीडियम्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो मीडियम जिसमें लाइट रेज इजिली चल सकती है, मतलब जिसमें लाइट की स्पीड तेज होती है, उसको रेयरर मीडियम कहते हैं। और वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड घट जाए उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। अब समझो, ये जो लाइन मैंने डाली है इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, ये लाइन क्या है हमारी, नॉर्मल। रूल कहता है जब भी लाइट रेज रेयरर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ को आएगी। ठीक है, जैसे इसको जाना चाहिए था इधर को, पर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, इसलिए थोड़ा सा कहां को आ गई, अंदर को आ गई। उसके बाद जब लाइट रेज डेंसर से वापस से रेयरर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल के नजदीक आएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। जो लाइट रेज आई है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये जो लाइट रे हमारी अंदर मुड़ के गई है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो लाइट रे बाहर आई है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। ठीक है, अब यहां ध्यान से चीज समझना, ये जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ इसको एंगल आई बोलेंगे, इसको एंगल आर बोलेंगे। और ये जो बाहर निकल के आएगा इसको एंगल ई बोलेंगे। हाँ, एंगल ई जो है वो एंगल आई के बराबर होगा। ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है यहाँ पे। अब ये अगर मैं इस पाथ को ट्रेस करता, इस वाले को, ये, तो एक्चुअली में लाइट को इस पाथ पे जाना चाहिए था, पर ये इस पाथ पे गई है तो यहाँ पे गैप आ गया है। इस गैपिंग को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेविएशन। ये जो गैप आया है ना, इसको, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। उस डायरेक्शन की चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सब के सब जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, मतलब इसी सरफेस पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी सरफेस पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेन मतलब इस सरफेस पे लाई करेंगे। सेकेंड, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एंगल आई है तो ये कहना चाहता है साइन आई का जब भी तुम रेशियो साइन आर के साथ लोगे तो आंसर हर समय कांस्टेंट आएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब वो ये कहना चाहता है, जैसे मान लो ये 25 है, ये 30 है, तो साइन 25 साइन 30 की वैल्यू रखेंगे तो एक आंसर आया, मान लो आंसर आया 2, जस्ट एन एग्जांपल के लिए। फिर आई हो गया 45, आर हो गया समथिंग 70, फिर भी आंसर जो है वो 2 ही आएगा। हर बार आई और आर का रेशियो अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है, जैसे मान लो एक ग्लास स्लैब है या डायमंड है, तो आंसर हर बार 2 आ रहा है, तो वो हर एंगल के रेशियो के लिए 2 ही आएगा। आई और आर जैसे जैसे तुम वैल्यू चेंज करोगे और यहाँ पे रखते जाओगे, मान लो आई यहाँ पे 45 और यहाँ आर की वैल्यू 30 आ गई, तो जो वैल्यू पहली बार में आई है
वही वैल्यू लगातार आते रहेगी। तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो आंसर है वो परमानेंट सेम रहेगा। और ये जो आंसर होता है कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट आंसर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अभी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, जिसमें एंगल आर बनेगा। जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो अगर मैंने साइन आई अपॉन साइन आर करा तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, चलो हम इसको एन से निकलते हैं, वो किसका निकलेगा, सेकंड मीडियम का निकलेगा, क्योंकि आर उसमें है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले 2 लिखा है तो ये जिसका आंसर निकलेगा उसको पहले लिखेंगे और लाइट जहां से आई है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और तरीका होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, कि पहले मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इससे भी हम क्या निकाल पाएंगे, इससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, देन अगर ना आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है और सेकेंड मीडियम जो है वो कोई भी मटेरियल है, तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको तुम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। ठीक है, अगर फर्स्ट मीडियम पानी है, दूसरा मीडियम कांच है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम कुछ भी, जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है तो वो मीडियम एक दूसरे में गायब हो जाता है। अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के बराबर है तो दोनों को मिक्स करोगे तो एक मीडियम दूसरे मीडियम में डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। देन बाकी स्पीड ऑफ लाइट को आप सी से लिखते हो, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना के रख लो, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। देखो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो लाइट फर्स्ट मीडियम से आएगी, तो क्या लिखोगे, साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो लिखोगे। हाँ, ये एंगल इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये इस तरीके से जब हम इसको, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। हाँ, ये ई होगा, तो मैं तुम्हें बताया था एमर्जेंट इंसिडेंट के बराबर होता है। अब अगर तुम यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, साइन आर अपॉन साइन आई। अब किसका निकालना था, फर्स्ट मीडियम का। ठीक है, तो लाइट अब यहाँ आ गई है फर्स्ट मीडियम में वापस से, तो हम क्या करेंगे, लाइट कहाँ से आई है, इस मीडियम से, तो क्या लिखोगे, साइन आर, यहाँ से आई है और यहाँ गई है तो साइन आई। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखेंगे इन दोनों में बस इतना ही तो फर्क है कि एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको अपॉन में लिख दूं और इसको भी उल्टा लिख दूं, तो ये तो पहले वाला आंसर आ गया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 1/n12 इज इक्वल टू n21। इसका क्या मतलब हुआ, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे एग्जाम में अगर n21 का आंसर 5 दिया है और n12 का पूछा तो उसका कितना हो जाएगा, 1/5, है ना, रेसिप्रोकल है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर इसमें उल्टी लाइट भेजी गई तो पहले वाले का जो आंसर आएगा उसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो n21 n12 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1, इसको क्रॉस करोगे ना तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर रेसिप्रोकल। अगर तुम्हें एयर टू वाटर का आंसर 1/5 दिया एग्जाम में, तो वाटर टू एयर का आंसर जो होगा वो फिर 5 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है,
तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है इतनी बात। तो आ जाओ आप समझते हैं स्पेरिकल लेंसेज। हमारे सिलेबस में दो लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो साइड से तो पतला होता है पर बीच में आके मोटा हो जाता है, और कॉनकेव जो होता है वो साइड से तो मोटा होता है और बीच में आके पतला हो जाता है। देन कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी एक पॉइंट पर जाके इकट्ठा हो जाएंगी। लेकिन कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग है, जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सारी फैलने लग जाएंगी ऐसे। तो इससे जो लाइट रेज आएंगी वो फैलेंगी। हाँ, बाद में वापस आके हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब अगर जो भी चीज यहाँ जा रही है तो इसको देखने के लिए स्क्रीन लगेगी, तो इसको हम बोलेंगे कि रियल इमेज बनाएगा। ये तो लेंस के अंदर ही बनेगी, तो ये कैसी बनाएगा हमारे लिए, वर्चुअल। ठीक है, तो कॉन्वेक्स बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, कॉनकेव बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। अब कुछ रूल्स होंगे इमेज फॉर्मेशन के, उनको फॉलो करोगे तो तभी इमेज तुम बना पाओगे। तो रूल नंबर 1, ये दोनों मिरर के लिए लग जाए, सॉरी दोनों लेंसेज के लिए लग जाएंगे, किसी एक के लिए नहीं है। रूल नंबर 1, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। हाँ, इसमें जो लेंस होता है ना उसमें दो सरफेसेस होती हैं, तो इसके फोकस के नाम अलग अलग रखते हैं, F1, 2F1, F2 और 2F2। दूसरा, जो भी लाइट रेज फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड तीसरा, जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए सीधी चले जाएगी। ठीक है, जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए सीधी चले जाएगी। क्यों? देखो, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब है, तुम इसमें लाइट रेज सीधे डालो, सीधे परपेंडिकुलर, तो रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, बेंडिंग होगी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट रेज सीधे 90 डिग्री पे हिट कर रही है। तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में जब लाइट रेज सीधे हिट करती है सरफेस को परपेंडिकुलरली, उस समय लाइट रेज जो होती हैं वो बिना डेविएशन के जाती हैं, और ये वही वाला केस है। तो यहाँ पे बिना डेविएशन के इसको सीधे पास कर देंगे। तो इसके बाद आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन। ये 6 केसेस हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहले, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी कहाँ कटेंगी, फोकस पे। तो हर इमेज के बारे में तुम्हें क्या बतानी पड़ेंगी, 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। पहला, पोजीशन कहाँ पे है, एट F2। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, बहुत छोटा है। नेचर कैसा है, अभी भी इस साइड पे है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये कुछ चीजें तुम्हें बतानी पड़ी। आ जाओ दूसरे केस में। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2F1 के पीछे। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएंगी वो फोकस से जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। जहाँ पे दोनों कट होंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये क्या है, ए ऊपर है इसका, ए नीचे हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या क्या लिखोगे, अगर पूछेंगे पोजीशन तो बताना F2 और 2F2 के बीच में है। अगर पूछेंगे तुमसे इसका साइज तो कहना स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अगर तुमसे पूछेंगे नेचर तो कहना रियल एंड इन्वर्टेड। आप कहाँ रखा है, 2F1। रूल नंबर 1, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। कहाँ पे बन रही है इमेज, 2F2 पे। तो दैट मीन्स पोजीशन लिखी जाएगी 2F2, साइज लिखा जाएगा सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज भी है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद इन दोनों के बीच में रखते हैं, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल के पैरेलल है वो फोकस से जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे चले जाएगा। यहाँ दोनों कट हो रही है तो इमेज यहाँ बनेगी। तो बिहाइंड 2F2, बिगर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी बारी, फोकस पे रखा है, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल के पैरेलल है वो फोकस से जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चले जाएगी। ये इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइट रेज कहीं मिलेंगी तो हम क्या मानेंगे, वो इन्फिनिटी पे है। इधर फोकस के आगे जो भी लाइट रेज से पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चले जाएगी। फिर डॉटेड लाइन को पीछे प्रोड्यूस करना, तो ये इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये लेंस के आगे बन रही है। इसका मतलब है लेंस में ही दिख जाएगा तुम्हें, ये लेंस के अंदर ही दिख जाएगा। कैसा दिखेगा, बिगर साइज का, लेकिन लेंस के अंदर दिखेगा तो स्क्रीन तो लगेगी नहीं। तो दैट मीन्स ये क्या होगा उस समय तुम्हारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है,
अब बात करते हैं इसकी, किसकी, जो हमारे पास कॉनकेव है, तो उसके दो ही केस हैं। पहला इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है वो फोकस पे जाएंगी, पर ये तो डाइवर्जिंग है तो ये पहले फैलाएगा, फिर डॉटेड लाइन को इकट्ठा करना तो यहाँ पे आके मिल जाएंगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। आप कहाँ रखा है, आप कहीं पे भी रख दो, यहाँ 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 कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लाइट रेज इनसे पैरेलल है वो डाइवर्ट होके फोकस पे वापस आएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे चले जाएगा। यहाँ पे दोनों कट हो गई, मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। कैसी बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है, बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, साइज क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, और नेचर कैसा लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस तरीके से लिखोगे। बट इनको तुम न्यूमेरिकल में यूज करोगे, डायरेक्ट तो नहीं आता बनाने को, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। अभी आगे वीडियो में बने रहो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल में इसको बनाना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u मतलब होती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब होती है इमेज डिस्टेंस, एंड सारी दूरियां जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। अब देखो ये कैसा लेंस है मेरे पास, ये कॉन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ कहाँ को यूज करोगे, इधर को। तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव यूज की जाएगी। साइन कन्वेंशन लगा के ही आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने मिरर में भी बोला था तुम्हें। अगर हमारे पास बात करते हैं कि ये वाला होता, यानी कि कॉनकेव होता, तो इसकी फोकल कहाँ यूज हो रही है, लेंस के आगे, मतलब लेफ्ट साइड में। तो जो भी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नापा जाएगा उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये वाली की फोकल लेंथ ली जाएगी किस फॉर्म में, मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल में 20 की जगह -20 यूज करना। ठीक है, इस वाले ने इमेज कहाँ बनानी है, इस साइड, तो जितनी भी रियल इमेजेस होंगी उनके लिए हम उसको, ठीक है, जितनी भी रियल इमेज होंगी तो वी लिया जाएगा पॉजिटिव, और जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी वो तो लेंस के आगे बनेंगी तो उनके लिए वी लिया जाएगा नेगेटिव। एंड यू, ऑब्जेक्ट तो हर समय लेंस के आगे है इस साइड, तो वो परमानेंट कैसा लिया जाएगा, वो नेगेटिव ही लिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऊपर को नापा जाता है तो इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अब अगर इमेज की बात करें तो अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, तो फिर नेगेटिव होगी उसकी हाइट। ऐसी अगर इमेज इरेक्ट है, मतलब सीधी इमेज है ना, ये कैसी वाली इमेज हो गई, इन्वर्टेड, तो फिर उस समय एच डैश कैसा लिया जाना चाहिए था, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं उसको डैश करके भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। आ जाओ अब इस लेंस फॉर्मूले को तुम्हें न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझाता हूँ। ठीक है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो यू को लिखेंगे -20। समझ में आई बात। ऑफ फोकल लेंथ 15, ये कैसा है मेरे पास, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। तुम्हें आंसर इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में, तभी तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन बतानी है, तो लगेगा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो था, v तो निकालना है, u की जगह कितना रखना है, -20, f की जगह कितना रखना है, हमने 15। अब ये कोई मुश्किल तो है नहीं यार, इसको इधर लाके माइनस करके कैलकुलेशन करके आपका आंसर कितना आ गया, 1/60। पर 1/60 नहीं, हमें लास्ट में उल्टा करना है, तो v कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। ये लेंस के पीछे है ना, तो क्या लिखोगे, द इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, या फिर 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनी है। अब मैं जो तुमसे कह रहा था ना कि अगर तुम्हें इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए वो कहता कि डायग्राम भी बनाओ, तो कैसे बनाते, देखो, सबसे पहले हम लेते कॉन्वेक्स लेंस, लेंस के सेंटर पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और ये जो लाइट रे परपेंडिकुलर आती है इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो F1 है 15, तो
तो 2f1 इसका डबल, यानी कि वो कितना होगा हमारे पास 30 होगा, पर u कितना है 20। अच्छा, माइनस में डिस्टेंस नहीं होती, माइनस सिर्फ ये बताता है कि वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, बस इतना ही बताता है। तो इसमें मुझे ये बात समझ में आ रही है, u है 20, f है 15, तो एक काम करना, इसका डबल करना, तो कितना हो जाएगा, मतलब u जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। तो एक रे डायग्राम तो हमें पता होगा मैंने कि इन दोनों के बीच में आता है वाला, है ना। ये देखो क्या बोला था, f और 2f1 के बीच में आता है, f और 2f1 के बीच में आता है, तो हमें ये वाला रे डायग्राम बनाना है इसमें। ऐसे पता करते हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना दोगे। फिर समझो कैसे बोला मैंने, मैंने क्या बोला, पहले हमें ये देखना है, इसका डबल करना है 30। अब ये 20 कहाँ आएगा, 15 और 30 के बीच में, यानी कि हमें जो रे डायग्राम बनाना होगा वो ये वाला बनाना होगा, इन दोनों के बीच वाला। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्स से पैरेलल है वो फोकस से जाएंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा चले जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसे 2f2 होगा ना, तो यहाँ कहीं जाके इमेज बनेगी, ये ए बी होगा, ये बी डैश और ए डैश होगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, और सारे न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द सब ऐसे ही सॉल्व होते हैं। मतलब साइन कन्वेंशन सही रखो, फॉर्मूले में सही पुट करो, आंसर सही आएंगे। अगर ये -60 आता तो लिखते 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, बस इतना लिख देते सेंटेंस में। समझ में आई बात। चलो फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कहता है हमसे, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, या फिर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल लेंथ का उल्टा है, बट फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 1/f, बस F किस में होना चाहिए, मीटर में। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। अभी किसी ने पूछा तुमसे कि ऐसा यूनिट क्या, तो क्या बोलोगे, डायोप्टर। एक डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तभी तो इसका आंसर भी एक डायोप्टर आएगा। तो 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब कॉन्वेक्स का जो फोकस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर भी प्लस में लिखी जाएगी। कॉनकेव की जो फोकस होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव में लिखी जाएगी, ठीक है। मतलब अगर इसकी पावर कोई कॉनकेव की पूछेगा तो -5 डायोप्टर, और अगर कॉन्वेक्स की पूछेगा तो +5 डायोप्टर, इतना ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ समझो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, इसकी पावर में। तो दोनों का उल्टा कर दो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर तो मीटर में बदल लेना, हाँ पहले। सेम कॉनकेव फोकल लेंथ कितनी दी है, माइनस में ही होती है वैसे भी उसकी, उल्टा करके सॉल्व करा तो कितना आ गया, -2 डायोप्टर, ठीक है। हाँ एक और बात समझ लो, मान लो तुमसे कॉम्बिनेशन पूछ दे लेंस का, ठीक है। एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, तुमने उसको जोड़ा, तो जो नया वाला लेंस है उसकी पावर कितनी होगी, अगर ये पूछ देगा तो क्या करोगे, तो डायरेक्ट जोड़ देना। तो Pn होगा P1 + P2 + P3n, सो ध्यान रखना, विद साइन रखना, हाँ प्लस और माइनस, जैसे समझो। चलो इस लेंस को इस लेंस के साथ मर्ज करा तो नेट पावर कितनी बचेगी, तो ये हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है, +4 डायोप्टर, इसकी पावर कितनी है, -2 डायोप्टर, तो नेट पावर कितनी बची, प्लस का 2 डायोप्टर। अब प्लस में आया है तो ये फाइनल वाला होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, ऐसा इसका नेचर होगा। समझ में आई बात तुम्हें। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब प्रॉपर न्यूमेरिकल लेंस और मिरर के दोनों एक साथ एक वीडियो आने वाली है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नहीं हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।